नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मैं दिनेश सिंह बेस्ट वन यूके टीम से। साथियों, मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि लंबे समय से आप लोग मुझे देखते हुए आ रहे हैं। लाइव वीडियोस आपने पसंद भी किए हैं और उसके अलावा जो हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, पूरी टीम ने, सभी लोगों ने, आपने उसको सराहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जन्मदिन पर बहुत अच्छे मुझे विशेष मिली, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जिन चीज़ों को लेके लाइव आ रहा हूँ उसमें मैंने पॉइंट ये दिया है कि दर्द हमें भी होता है और सभी साथियों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो दर्द हमें भी होता है, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस टॉपिक है क्योंकि उत्तराखंड की जो हालत हुई है और आज भी जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, 20 साल से वो जो होता हुआ आया है, फिर से बार बार वही चीज़ रिपीट करने का फ़ायदा नहीं। लेकिन रिसेंटली कुछ जो घटनाएं हुई हैं उसको लेके मैं आपको ज़रूर बात बताना चाहूँगा। जो भी साथी जुड़ रहे हैं, मनोज जी, ओली जी, हरेंद्र भाई, राहुल भाई, संजय कुमार जी, सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शुक्रवार है, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, 2 दिन, तो मैंने सोचा लाइव आ जाऊं और आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जब मैं कह रहा हूँ कि दर्द हमें भी होता है, तो दर्द होता है जब उत्तराखंड के अंदर एक विधायक ऐसा बोलता है कि आपको पता ही है कि प्रणव सिंह चैंपियन विधायक ने क्या बोला था और उत्तराखंड को और हम और उत्तराखंडी लोगों को गालियां दी थी और हवा में बंदूक लहरा के जब बोला था। और उस टाइम पर बहुत हम सभी उत्तराखंडी लोगों ने विरोध किया, बहुत विरोध किया। उसके बाद उस विधायक को पार्टी से भाजपा सरकार ने निकाल दिया 6 साल के लिए, लेकिन अब वापस उसको 1 साल के अंदर अपनी पार्टी के अंदर रख लिया। तो दर्द तो हमें होता है। हमें दर्द होता है कि हमारे उत्तराखंडी लोगों ने सबने मिलकर भाजपा सरकार भाजपा की सरकार बनाई, उत्तराखंड के अंदर इनको जिताया, मोदी जी के नाम पर जिताया, चाहे कैसे भी किया, और इन्होंने जन भावना का ख्याल नहीं रखा। आज अगर हमें कोई व्यक्ति, चाहे वो नेता है, मंत्री है, विधायक है, कोई भी है, अगर आज वो हमें गाली देता है और हम फिर भी ऐसी पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं, ये ईमानदारी सच्चाई वाली बात है कि हमें करना क्या है। केवल इसलिए कि केवल केवल इसलिए जुड़े रहते हैं कि एक हम उनके बड़े नेता को फॉलो करते हैं। ठीक है, बहुत सारे उत्तराखंडी लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं, कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन वो भावनाएं कहाँ गई? नेता नेता जब ये सोचते हैं कि ये उत्तराखंडी लोग हैं, इनको कुछ टाइम शोर मचाने दो, सोशल मीडिया पे बहुत शोर मचा लिया, ये विधायक जो है प्रणव सिंह चैंपियन, इसको वापस बीजेपी में रख लेंगे, 6 साल के लिए निकालने के बाद 1 साल के अंदर वापस आ गया। तो ये नेता हम लोगों के बारे में जो ये सोचते हैं कि हम उत्तराखंडी लोग जो हैं, हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं बचा है, भूल जाएंगे, तो दर्द होता है, हमें बहुत दर्द होता है। और अगर आप लोग जो साथ हैं मेरे, अगर आप लोगों को दर्द नहीं होता है तो आप मुझे बताइए, ये दर्द होता है क्या नहीं होता है? कोई व्यक्ति हमारे परिवार को, हमारे क्षेत्र को, हमारे लोगों को गाली देता है और 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 हम फिर भी वो जिस पार्टी के अंदर, उस पार्टी का समर्थन करते हैं, भाजपा पार्टी का हम समर्थन करते हैं, तो दर्द होता है। ऐसे लोगों को देखकर दर्द होता है। एक पार्टी और है, आम आदमी पार्टी, जिसका एक पार्षद जो कि बहुत बुरे तरीके से इन्वॉल्व था दिल्ली दंगों के अंदर, जिसमें हमारे एक उत्तराखंडी भाई के हाथ पैर काट के उनको जला दिया गया था, दिलबर नेगी। हमारी खुद टीम गई थी, सबसे पहले हमारी वन की टीम ही पहुंची थी और साथ में कुछ अन्य संस्थाएं भी थी। लोगों ने मिलकर उनका दाह संस्कार किया। हमसे पूछो ना, जहां जो वहां पर खड़ा था। लेकिन आज जब वही वही उत्तराखंडी लोग ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करके उत्तराखंड के अंदर लेके आते हैं, तो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। हम कर क्या रहे हैं? हमने क्या आज अपना आत्मसम्मान बेच दिया? क्या हम इस लेवल पे पहुंच गए कि हमारे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा बड़ी होगी? कोई सी भी पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, आम आदमी पार्टी, कोई सी भी है, आज हमारा अस्तित्व खत्म होने के कगार पे आ गया है, केवल इसी वजह से कि हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। क्या क्या हमें हो क्या गया है? और जब ये चीजें बार बार देखते हैं, लोगों से सुनने को मिलती है, तो दर्द होता है। और दर्द होता है, बिल्कुल होता है, बहुत होता है। अभी रिसेंट केस ले लीजिए आप, बीजेपी के जो माननीय अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत जी, उन्होंने ऐसा भाषण ही क्यों दिया? ऐसा भाषण ही क्यों दिया जिससे कि उनको बाद में सॉरी बोलना पड़ जाए? अगर वो किसी महिला का अपमान करते हैं, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो नहीं भी है, और इस तरह के टोंट मारना, तो वो हम जैसी वो अपोजिशन पार्टी के लीडर, और तो हम जैसे उत्तराखंडी में क्या औकात है उनकी नजरों में? क्या औकात है हम लोगों की? तो जब ये नेता इस दृष्टि से हम लोगों को, जो उत्तराखंडी जनता को देखते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, इनको छोड़ो, इनकी ये कुछ नहीं करेंगे, ये तो लास्ट में क्या होगा कि ये
एक दूसरे में बटने बांटने का, लड़ाई झगड़े का काम करेंगे। और जब ऐसी विचारधारा समझ में आती है, कई नेताओं से मिलना होता है, बातचीत होती है, जब विचारधारा पता चलती है तो दर्द होता है, बिल्कुल दर्द होता है। आपको भी दर्द होता होगा। आज हम उत्तराखंड बदलने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो उस प्रयास में जो लोग साथ आने के बावजूद कुछ टाइम में जोश दिखा के निकल जाते हैं वापस, तो दर्द होता है, बिल्कुल होता है। तो इस तरह के कार्रवाई, अगर इस तरह के काम होंगे तो उत्तराखंड कौन बदलेगा, कैसे बदलेगा उत्तराखंड? जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। और जब जिम्मेदारी उठाने के बाद हमने लोगों को जिम्मेदारियों से भागते हुए देखा तो भी दर्द होता है। हरीश धोनी जी कह रहे हैं कि लोगों को नहीं बदल सकते। सर, हम लोगों को बदलने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम आज के टाइम पर कह रहे हैं कि हम एक जागरूकता लेके आना चाहते हैं, और जब किसी को चोट लगती है, जब कोई परेशान होता है, तो लोग बदलते हैं। जिस तरह से, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी परसेंटेज बदली, लेकिन कोरोना संकट के अंदर करीब 2.5 लाख से ऊपर लोग जो उत्तराखंड पहुंचे थे, उसमें होटलियर हमारे बहुत सारे भाई लोग थे। आज उन लोगों की विचारधारा पूरी बदली हुई है, आप देखेंगे। लेकिन उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो किसके साथ मिलकर खड़े हों, क्योंकि सारी जगह लूट मची हुई है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लीजिए, और ये न जाने क्यों पॉलिटिकल पार्टी के पीछे ही लगे रहते हैं। आप अपने क्षेत्र के अंदर कोई अच्छा व्यक्ति काम करने वाला, उसको इलेक्शन पे खड़ा कर दीजिए। लेकिन जब इलेक्शन पे खड़ा करने की बजाय हम उसका साथ नहीं देते हैं, तो दर्द होता है, तो दुख होता है। और जब वो इलेक्शन जीतने के बाद वही विधायक, वही नेता, वही मंत्री, चाहे ग्राम सभा लेवल पे, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, चाहे विधानसभा लेवल पे है, चाहे एमपी के लेवल पर है, जब उसके पास वापस वो लोग जाते हैं और काम की बात करते हैं और वो जवाब नहीं देते हैं, तो दर्द होता है। दर्द होता है जी, बहुत दर्द होता है। आज हम देख रहे हैं लोगों को। एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया परसों के, भाई जी आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा बताइए क्या मदद चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे होटल में नौकरी चाहिए। तो मैंने किसी साथी से बात करी, उनको होटल के उनके 2 नंबर दे दिए, दोनों गलती से स्विच ऑफ। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम बेवकूफ बना रहे हो। अब हम जब किसी की मदद करना चाहते हैं और ईमानदारी से मदद कर रहे हैं और सामने वाला भरोसा नहीं करता, तो दर्द होगा, क्यों नहीं होगा, दुख भी होता है। एक उदाहरण और देता हूं। कोरोना के टाइम के अंदर एक साथी हैं, साथी तो नहीं है अब हमारे, वो उनका मुझे फोन आया कि दिनेश भाई मुझे समस्या है, मेरी नौकरी थी और मुझे पैसे नहीं मिले। मैंने कहा क्या आपके पास कोई भी प्रूफ है कि आपकी नौकरी थी वहां पर? उन्होंने कहा मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है। मैंने कहा आपको सैलरी चेक से मिलती? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उनका करीब 72,000 रुपए था। हमने उनके अधिकारियों से, जो भी थे ऑफिसर्स, उनसे बात करी और उनको करीब 60,000 रुपए वापस दिलवाया। नहीं तो हमने उनको बोला हम आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। प्लीज बताना सबको कि हमें दर्द क्यों होता है। उन भाई के 72 में से 60,000 रुपए मिल गए अगले दिन ही, और 2 दिन, 1 हफ्ते के बाद उनका फोन आया, वो ये कहते हैं दारू पी रखी थी, तुम साले कुछ नहीं करते हो, 1U की टीम वाले ऐसे हैं वैसे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, हो सकता है किसी विरोधी ने भड़काया हो। पर जब इस तरह से लोग कान के कच्चे होते हैं, किसी के बहकावे आ जाते हैं, तो भी दर्द होता है कि हमारे लोग कान के कच्चे इतने कैसे हो सकते हैं, क्यों एक दूसरे की बात पे विश्वास नहीं करते हैं। तो 72 में से उसको 60,000 रुपए मिल गए, और उन्होंने बोला कि जो 12,000 रुपए हैं आपके, जब पीएफ का 2 महीने बाद आएगा, उसके साथ साथ आपको वो भी मिल जाएगा। आज के टाइम पर ये हाल है कि लोगों की हेल्प करने के बावजूद। और सुनिए, ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल हैं। कोरोना के टाइम पर ही एक भाई का फोन आया कि मैं आत्महत्या करने वाला हूं। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? उन्होंने कहा जी आप हम मेरी कोई मदद करने को तैयार नहीं है, मेरे गांव में बीवी बीमार है, बच्चे बीमार है, सब बीमार हो रखे हैं। हमने कहा यार ऐसी बातें तो आप हमें बताइए क्या हो सकता है। तो हमने, जो भी हमारी टीम के कुछ लोग आपस में पैसा मिलाते हैं, हमने उनके घर में 1500 रुपए के आसपास का राशन, गुड़गांव में रहते थे, उनका राशन भरवाया। अब राशन भरवाने के बाद उन्होंने उनके अगले दिन मुझे एक दूसरा फोन आया, और ये बंदा उसके पीछे बैठ के उसके कान में कुछ बोल रहा था। मैंने कहा व्हाट्सएप का मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मुझे घर की हालत दिखाओ। उनके घर के अंदर गैस भी थी, डब्बे भी थे। मैंने कहा डब्बा खोल के दिखाओ, तो उन्होंने फोन काट दिया। मतलब सामान सारा था और उनका पैसा दारू पीने के लिए चाहिए था। मुझे कैसे पता चली ये बात? क्योंकि 3 महीने के बाद मुझे फिर से किसी साथी का फोन आया कि यार एक बंदा है, ये उसका नंबर है, उसको फोन कर लो, वो आत्महत्या कर लेगा। मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने नंबर मिलाया तो देखा ये तो वही नंबर है। तो मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने कहा भाई साहब आप आत्महत्या करने वाले थे, क्यों नहीं करी? ये तो आप उस टाइम से ऐसा कर रहे हो और अपने दोस्त को भी बोल रहे हो कि तुम भी इनसे पैसे मांगो, और मुझे पता चला जब मैंने वीडियो कॉल करी तो आप देख रहे हैं आप दारू पी के फोन करते हो यार। तो ये आज हमारे उत्तराखंडियों की जब मानसिकता इस तरह की है, तो वो सब देखकर बहुत दर्द होता है, दुख होता है। हम किन लोगों के लिए काम करें, हम किन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं? आज के टाइम पर, मैं 1 हफ्ते पहले भी जैसे अपने गांव में था, मैं मिलके आया था 1 तारीख को
श्री रंजीत सिंह अधिकारी से, जो 10 हेक्टेयर के अंदर, 10 से ज्यादा हेक्टेयर के अंदर बांस की खेती कर रहे हैं। रिटायर्ड आदमी है, उनके साथ जो है वो 55 साल के व्यक्ति हैं। गांव का एक जवान उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। लाइव में मैंने दिखाया भी था। और जब गांव का जवान अपने जो उनके सामने जब बुढ़े लोग काम कर रहे हैं और उनकी हेल्प नहीं करता है, तो दर्द होता है। ये सब देख के दर्द होता है कि हमारा उत्तराखंड, हमारे लोग किस दिशा में जा रहे हैं। ये देख के दर्द होता है, बिल्कुल होता है, बहुत दर्द होता है। तो हमारे लोगों के बीच में जागरूकता हमने फैलाने का प्रयास किया, और मैं आपको अभी थोड़ी देर में कुछ दिखाने वाला हूं। तो हम चाहते थे ये सारी चीजें कैसे सॉल्व होंगी, जब हमें जागरूकता आएगी कि हाँ, हमें क्या चीज, सही कदम क्या है। ये पार्टियों के चक्कर में पढ़ पढ़ा के इसका कोई फायदा नहीं। सबसे अच्छी चीज है कि हम कैसे अपने लोगों को आगे बढ़ा के कैसे आगे बढ़ाएं। वो तभी आगे बढ़ेंगे जो वो जागरूक होकर समझेंगे कि हमें उल्लू बनाया जा रहा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं लैपटॉप में आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आप प्लीज देखिएगा और सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और जो भी साथी ये सोचते हैं कि मैं यूकेडी में हूं, मैं बता दूं, मैं यूकेडी से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ना वन यूके टीम का कोई रिश्ता है, ना ही किसी पॉलिटिकल अन्य पार्टी से कोई रिश्ता है दूर दूर तक, ना हम रखना चाहते हैं। तो वन यूके टीम एक सामाजिक संस्था है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी बंदा, हमारी टीम का कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा हो सकता है, उसके लिए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति समाज के लिए पहले खड़ा है, वो चाहे किसी संस्था का है, किसी पार्टी का, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन समाज के लिए जो पहले खड़े हो, जो समाज के बारे में बात करें, जो आज के टाइम पर खासकर वो लोग जो मेरे बीजेपी के लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लेना कि क्या ये बीजेपी सरकार उत्तराखंड के लिए अच्छी रही? अगर अच्छी रही तो वो 5 साल से क्यों यूके पीसीएस की जॉब नहीं निकली? क्यों आज के टाइम पर उत्तराखंड के लोग बेरोजगार हैं? क्यों लगातार पलायन हुआ? क्यों कोरोना संकट के टाइम पर सरकार ने कोई किसी को नौकरी नहीं दी? कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया जहां पे लोगों की मदद हो सके? ये अपने दिल पे हाथ रख के पूछना और बीजेपी का चश्मा उतार के देखना। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। हमने लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए कुछ प्रयास किया है। वन यूके टीम ने अपनी वेबसाइट में एक पेज बनाया है, हमने सोशल मीडिया पे शेयर किया था, पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके अंदर जानकारी क्या है। और ये जानकारी एक एक करके आप जरूर देखिएगा प्लीज। ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट है वन यूके। आप गूगल पे वन यूके लिखेंगे, सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट दिखाई देगी। oneuk.in है हमारी वेबसाइट। मैं धीरे से करता हूं इसको। oneuk.in, आप इसको अपने मोबाइल पर भी खोल सकते हैं, और ये मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। यहां पर हमने एक उत्तराखंड संबंधित जानकारी, एक नई जानकारी डाली है। ये मेन्यू है। अब मेन्यू जब खोलेंगे, उत्तराखंड संबंधित जानकारी दिखेगी, इस पे आप क्लिक कीजिए तो आपको ये ऐसा दिखाएगा, उत्तराखंड संबंधित आवश्यक प्रशासनिक जानकारी। तो ये संबंधित प्रशासनिक जानकारी है, और इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहले हमने ये आज ही डाला है मैंने, उत्तराखंड राज्य बनने की संघर्ष की कहानी। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, आपको पता चलेगा, जो लोग बोलते हैं उत्तराखंड हमने बनाया, तो किसने बनाया, कैसे शुरुआत हुई, आपको यहां से सारी जानकारी मिलेगी। कई लोगों ने इसमें पोस्ट किया है, और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाना चाहूंगा। ये 1897 से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 1923, 1928, 1929, 1938 पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। ये प्लीज, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं भी इसको पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए, और आपको पता चलेगा उत्तराखंड राज्य बनने की संघर्ष की कहानी। प्लीज सबके साथ ये शेयर कीजिएगा। ये हमारी वेबसाइट पर है। जो साथी बाद में जुड़े हैं वो प्लीज इस वीडियो को शुरू से देखिएगा। तो ये हमारी वेबसाइट है oneuk.in। इस पर मेन्यू है हमारा उत्तराखंड संबंधित जानकारी। इसके अंदर हमने जानकारी दी है उत्तराखंड संबंधित आवश्यक प्रशासनिक जानकारी। हालांकि इसमें हमने उत्तराखंड राज्य बनने की संघर्ष की कहानी लिखी है, जो आपको एक दूसरी वेबसाइट पे लेके जाता है। वेबसाइट का नाम है merapahadforum.com, और यहां पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, बिल्कुल ऑर्डर में मिलेगी, किस डेट को कैसे कैसे हुआ। बहुत से लोगों ने अपनी ओर से पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो सबसे पहले हमें जड़ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा उत्तराखंड कैसे बना, और उसके बाद हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं, मैं फिर से दिखाता हूं आपको। दूसरा जो ये सबके साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो पहला जो पॉइंट है उत्तराखंड राज्य बनने की संघर्ष कहानी। आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना मत डाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट है, बट अगर आप गूगल में और दूसरे तरीके से ढूंढेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं उत्तराखंड परिवार रजिस्टर। तो जो भी साथी बोलते हैं कि उत्तराखंड परिवार रजिस्टर में नाम कैसे चढ़ाएं, उसका क्या तरीका है, वो कैसे होगा, तो और उसका लिंक क्या है, वेबसाइट पे चेक कैसे करना है, तो वो मैंने आपको ये लिंक दिखाया इसी पेज के अंदर।
ये जागरूकता फैलाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड परिवार रजिस्टर, तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट खोल के दिखाएगी। ये सारी जानकारी हमने जो जो एक आम उत्तराखंडी को लगती है हमने सारा यहीं पर दिया है। ये जनपद है, इसमें अल्मोड़ा आ जाएगा, जैसे मेरा अल्मोड़ा है, मेरा जो विकास खंड है, जो ब्लॉक है वो द्वाराहाट है, और मेरी ग्राम पंचायत जो है वो ईड़ा सेरा आती है। ईड़ा सेरा ये मेरी ग्राम पंचायत है, और मेरा जो ग्राम है कनल गांव है, तो वे कनल गांव दिखा दिया इसने। और जो ये पिताजी का नाम इस यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हिंदी में डाल के, लेकिन मैं केवल खोजे पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो मुझे पूरी जानकारी यहाँ पर दे देगा। अभी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मुखिया का नाम क्या है, कौन है, कैसे है। ये हमारे पूरे गांव वालों की लिस्ट है, इसके अंदर पूरे के पूरे हमारे गांव वालों की लिस्ट दी हुई है। तो ये हमने सारी जानकारी हमने पेज ही इसलिए बनाया, और ये जो है ये मेरे खुद की परिवार की डिटेल है। मेरे पिताजी का नाम मोहन सिंह बिष्ट, उनके पिताजी का नाम चूवर सिंह, पान सिंह भी बोलते थे, दिनेश सिंह बिष्ट, ममता बिष्ट मेरी वाइफ है, विहान मेरा लड़का, हर्षिता बिष्ट मेरी लड़की है। तो ये सारी डिटेल्स जो है ये हमारे पूरे परिवार की इसमें हमने डाली हुई है। तो आप भी प्लीज पूरे परिवार की लिस्ट इसमें डालिएगा जी। जमीन के बारे में भी बता रहा हूँ अभी। इसके बाद आप देखेंगे भूलेख उत्तराखंड में आपकी भूमि की जानकारी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट चुनना पड़ेगा, फिर आपको अपनी तहसील चुननी पड़ेगी द्वाराहाट, फिर आपको अपना गांव चुनना पड़ेगा, और कनल गांव है, और यहाँ पे आपको जो भी आपके खसरा की संख्या है वो संख्या अगर आपको पता है तो आप वो भर सकते हैं। मैं खाली ऐसे ही डाल देता हूँ, सपोज मैं 60 डाल देता हूँ और खोजता हूँ, तो मुझे किसी ना किसी की जानकारी मिल गई है। तो ये भूलेख आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये आप पूरी जानकारी मिल गई कि भूमि की जानकारी जिसको चाहिए। हीरा बल्लभ जी हैं हमारे गांव में, और ये उनके पूरे परिवार की जानकारी है, इनके पास कितनी भूमि है, कितना हेक्टेयर है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। वापस वेबसाइट पे आता हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फिर कैसे परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाएं, अपना वोटर कार्ड उत्तराखंड में बनाएं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है परिसीमन होने वाला है और परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाना बहुत जरूरी है, अपना वोटर आईडी कार्ड उत्तराखंड में बनाना बहुत जरूरी है। कैसे करें इसकी जानकारी भी हमने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है। आपको कोई भी व्यक्ति मिलता है, जानकारी लेना चाहता है, सीधा आप इस पेज का लिंक दे सकते हैं। इसमें रेगुलर बेसिस पे हम अपनी जानकारी लोगों के लिए ऐड करते रहते हैं। जो भी साथी को कोई डाउट है, अगर इन जानकारी से लेके जो भी साथी का डाउट है, प्लीज मेरा नंबर नोट कर लीजिए। जैसे कमल सिंह पवार जी ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो 95 52 51 58 57 9552515857। मेरा जिस पेज से मैं लाइव आया हूँ, इस पेज पर भी मेरा नंबर दिया हुआ है। आप मुझसे बात करके ये जो बेसिक जानकारी है मैं आपको सारी प्रोवाइड कर सकता हूँ। जहां पे मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको किसी ना किसी व्यक्ति का रेफरेंस दे दूंगा। आप उनसे बात करके अपने जो भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो पूछ के अपनी जानकारी जुटा सकते हैं। तो ये मैं वापस दिखाता हूँ। तो जो साथी बाद में जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा। बसंत कन्याल जी बोल रहे हैं हाउ टू एड नेम। सर, आपको अपने ग्राम प्रधान से बात करनी पड़ेगी। मैं अभी गांव में था, ग्राम प्रधान जी को मैंने मेरी बेटी का नाम नहीं चढ़ा था, तो उसका मैंने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उनको दिया, उनसे रिक्वेस्ट करी कि इसको चढ़ाना है। ग्राम प्रधान के पास एक रजिस्टर होता है, वो उसको रजिस्टर में नाम लिख के आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो वो काम हो जाता है। तो ये हमारी वेबसाइट है। जो साथी बाद में जुड़े प्लीज इसको शेयर जरूर करिए सबके साथ। 1uk.in हमारी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के अंदर हमने उत्तराखंड संबंधित जानकारी, एक मेन्यू है, आप इस पे क्लिक करेंगे, मोबाइल से भी खोल सकते हैं। इसके अंदर जो एक जागरूकता वाली हमें लगता है कि ये इससे जागरूकता आएगी लोगों को, जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ढूंढने में परेशानी होती है, वो हमने सारी एक जगह इकट्ठे करी है। इसके अलावा हमने एक चौथे पॉइंट में कैसे परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाएं, अपना वोटर कार्ड उत्तराखंड में बनाएं, इसके ऊपर हमने एक यूट्यूब वीडियो बनाया था। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यूट्यूब वीडियो मिलेगा। इस यूट्यूब वीडियो के अंदर हमने सारी की सारी जानकारी दी हुई है। तो कैसे बनाना है, किससे मिलना है, कौन सा फॉर्म होगा, किस वेबसाइट पे जाना है, वो सारी जानकारी वहां पर है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट जो है हमने वो जानबूझ के इसमें डाली है ताकि लोगों को पता चले, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट है, ऑब्वियसली थोड़ा धीरे धीरे खुलती है ये। और इससे भी ज्यादा जरूरी मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के सभी जिलों और अधिकारियों की जानकारी। मेरे साथियों, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि किस तरीके से हम किस अधिकारी के पास जाएं, कैसे मिले, उनका फोन नंबर नहीं है, ईमेल नहीं है। ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये प्लीज सबके साथ शेयर कीजिएगा। आप भी जानिए, आप भी देखिए, ये हमने ढूंढ के निकाला है। और उत्तराखंड के सभी जिलों और अधिकारियों की जानकारी तो है क्या कि बेसिकली उत्तराखंड सरकार की जो वेबसाइट है,
आप शेयर कर रहे होंगे मुझे लगता है। तो उत्तराखंड के सभी जिलों और अधिकारियों की जानकारी, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ये आपको उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पे लेके जाएगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, एक गढ़वाल डिवीजन यानी गढ़वाल मंडल और दूसरा है कुमाऊं डिवीजन। कुमाऊं के अंदर 6 जिले हैं और गढ़वाल के अंदर 7 जिले हैं। अगर आप सपोज आप, जैसे मैं अल्मोड़ा में रहता हूं तो मैं कुमाऊं डिवीजन के आया, मैंने अल्मोड़ा के लिंक पे क्लिक किया तो इस पूरे अल्मोड़ा की वेबसाइट खुल जाएगी। इसी तरीके से आप जिस भी जिले के हैं उसकी पूरी वेबसाइट खुल जाएगी। आप ये डायरेक्टरी पर क्लिक कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये डायरेक्टरी का ऑप्शन है। आप देखेंगे अल्मोड़ा की जिले की वेबसाइट है। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है। और किसी भी डीएम का नंबर चाहिए, हेल्पलाइन नंबर चाहिए, पब्लिक यूटिलिटीज चाहिए। ऊपर से एक डिपार्टमेंट भी है, हेल्थ का है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, एजुकेशन है, इलेक्शन है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप अगर देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जो भी साथी हमसे हेल्प मांगते हैं, जो भी साथी हमसे, ये राजू बेलवाल जी जो इस तरह से लिख रहे हैं, बेलवाल जी आपको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। लास्ट टाइम भी आपने इस तरह की बदतमीजी करी थी। ये हमारे वो उत्तराखंडी लोग हैं जो आंखों पे चश्मा लगा के बैठे रहते हैं, वो ये नहीं देखते किस महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा चल रही है। तो ये जो वेबसाइट है मैंने आपको बताया, ये अल्मोड़ा की, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस हैं। आपको डीएम की ईमेल चाहिए, वो ईमेल है dm-alm-ua@nic.in। ये इनका मोबाइल नंबर है जो ऑफिस का, और ये इनका घर का नंबर है, मोबाइल नहीं, लैंडलाइन नंबर है। इसी तरीके से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस तरह से एसडीएम अल्मोड़ा, एसडीएम भनोली, एसडीएम जैती, एसडीएम सोमेश्वर, एसडीएम रानीखेत, एसडीएम द्वाराहाट, और इन सबके ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं। कभी भी आप कोई काम करें ईमेल जरूर भेजें, क्योंकि ईमेल एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड होता है। कल को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कि हमने आपको ईमेल भेजा था और आपने ईमेल का जवाब नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूं, और ये सबके इनके फोन नंबर हैं ऑफिस के। ये सारे एसडीएम के हो गए। इसी तरह से आपको पुलिस का मिल जाएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अल्मोड़ा के जो है उनके ऑफिस का नंबर है, मोबाइल नंबर और घर का नंबर है। कहीं कहीं पर आपको लोगों के मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे। और इसी हिसाब से फिर डेवलपमेंट का, जो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर का, रोड का, वो सारे मिल जाएंगे। डीडीओ की ईमेल ये है, ये उनका फोन नंबर है ऑफिस का, और ये घर का है। ये सारी की सारी जानकारी आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का है, वेटनरी ऑफिसर जो जानवरों के लिए होते हैं, हॉर्टिकल्चर का है, उद्यान विभाग का, सोशल वेलफेयर का है, प्रोग्राम ऑफिसर का है, हेल्थ के आ गया, हेल्थ के सारे ऑफिसर हैं, इंजीनियरिंग का है, अगर आपका कोई भी इंजीनियरिंग का है, पीडब्ल्यूडी का, देखिए ये पीडब्ल्यू के इंजीनियरिंग के हैं। और जहां पर आपको लगता है कि इनकी इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है, आप सीधे डीएम को लिखिए कि भाई इनका ईमेल क्यों अपडेटेड नहीं है। आप भी लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं कि यार इसमें नहीं डाला है तो मैं क्या करूं, नहीं डाला तो पूरा करवाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, रीजनल टूरिस्ट ऑफिसर, जो भी लोग होटल इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री में, इनको ईमेल लिखिए। इनको ईमेल लिखिए कि भाई हमारे लिए इस जिले के अंदर क्या काम किया गया है, क्योंकि मैं अभी अल्मोड़ा का दिखा रहा हूं तो क्या काम किया गया है, बिल्कुल लिख सकते हैं। एडवेंचर टूरिज्म के अंदर क्या काम किया गया है, हमें नौकरी चाहिए। जब तक हम लोग उनसे आवाज ही नहीं उठाएंगे, मांग ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो ये मैंने आपको पेज दिखाया। इसी तरीके से आप गढ़वाल में अगर टिहरी गढ़वाल से हैं तो मैं टिहरी के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो एक ये टिहरी जिले की वेबसाइट खुलती है। और इस वेबसाइट को जब आप खोलेंगे तो डायरेक्टरी के अंदर आपको हेल्पलाइन नंबर, पब्लिक यूटिलिटीज मिलेंगे, ऐसे डिपार्टमेंट मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, जिला पंचायत है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इन सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं वापस अपने वेबसाइट पे आता हूँ। तो जो साथी बाद में जुड़े बताऊंगा, हमारे वन यूके टीम की एक वेबसाइट है oneuk.in, इसमें उत्तराखंड संबंधित जानकारी नाम का एक मेन्यू है। उसके अंदर हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको चाहिए वो सारी की सारी जानकारी देने का प्रयास किया है। फिर उसके बाद है उत्तराखंड पंचायती राज्य विभाग। बहुत सारे लोगों को पंचायती राज के बारे में नहीं पता होगा और हमें भी नहीं पता था, हम भी धीरे धीरे अभी भी जानकारी जुटा रहे हैं। तो ये क्या है, और जो लोग उत्तराखंड से बाहर रहते हैं वो सभी उत्तराखंडी जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं और उत्तराखंड की जो पंचायती राज व्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं, उसके लिए ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। खाली समय में बैठे हैं, यूट्यूब कभी आप देखते हैं, कभी टीवी देखते हैं, कभी एंजॉयमेंट करते होंगे, इसी तरह से कभी 5-10 मिनट निकाल के हमारी वेबसाइट के इस पेज पर आ जाना, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये पंचायती राज के बारे में है, आप इसमें पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज उत्तराखंड, तो सूचना का अधिकार, योजनाएं, ई पंचायत कई सारे लोग बोलते हैं पंचायत में कैसे कार्य होता है, इसकी जानकारी है।
तो जो भी लोग जानना चाहते हैं किसके गांव में कितना पैसा आया, कितना काम हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर सारे लिंक दिए हुए हैं। हालांकि एक लिंक हमने भी दिया है ग्राम, इसी पंचायती राज्य के नीचे हमारी वेबसाइट पे लिंक है, ग्राम ब्लॉक एवं जिला स्तर पर वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, इन्होंने पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में किया हुआ है। अब सपोज मैं जानना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा में, हमारे जिले स्तर पे कितना कितना पैसा आया। तो आप इस लिंक को खोलेंगे, यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। तो आप अकाउंटिंग एंटिटी में चले जाइए और यहाँ पे कैश बुक रिपोर्ट में भी जा सकते हैं, अकाउंट वाइज रिपोर्ट में भी जा सकते हैं, O&M एक्सपेंडिचर में भी बहुत सारी तरह की रिपोर्ट्स हैं। आपको कौन सा चाहिए, एक्सपेंडिचर एनालिसिस चाहिए या कैश बुक रिपोर्ट चाहिए। जब आप यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन डालते हैं तो अब ये बोलते हैं मंथ वाइज चाहिए, स्कीम वाइज। सपोज मैं मंथ वाइज चाहता हूँ और यहाँ भी मैं मंथ वाइज चाहता हूँ और ये बोलता है फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करो। मैंने बोला कि 2019-20 के अंदर मेरे उत्तराखंड राज्य के अंदर अकाउंटिंग एंटिटी, मैंने बोला कि अभी अकाउंटिंग एंटिटी में बोला डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और विलेज पंचायत। मेरी ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को बोलेगा, मेरा अल्मोड़ा है, और इसके बाद बोलेगा ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक मेरा द्वाराहाट आ गया। तो फिर ये मुझे विलेज सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो विलेज में फॉर एग्जांपल मेरा पड़ोस वाला विलेज कामा है, तो मैंने वो डाल दिया। और इसका किस मंथ की मेरे को रिपोर्ट चाहिए, मंथली लेवल पर है, तो मैंने बोला कि मुझे चाहिए अगस्त की। और फिर ये बोलता है कैप्चा यहाँ पर डालिए। ये कैप्चा का कोड आपको डालना पड़ेगा, DAKFA1। ये डाला और गेट रिपोर्ट। अगर इसमें कुछ डेटा होगा तो मुझे वो रिपोर्ट का डेटा दिखाने लग जाएगा, ऐसे रिपोर्ट जनरेट होगी। आप देखिए कुछ तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इनका बैंक बैलेंस जो था 2,60,160 रुपया है। तो ये पैसा कहाँ लगा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको कामा गांव के बारे में मिल सकती है। तो इसी तरीके से उत्तराखंड के किसी भी गांव के बारे में आप ये जानकारी जुटा सकते हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत स्तर पर जुटा सकते हैं। बहुत तरह की इसमें रिपोर्ट्स हैं। आप कभी समय निकालिए, आराम से देखिए इसको, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद हमने वृद्धावस्था पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग की जो वेबसाइट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो उत्तराखंडी हैं वो उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, और उनके जो 60 साल या उससे ऊपर 58 साल है, तो 58 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे जो उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, उनको वृद्धावस्था पेंशन कैसे मिलती है उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी हुई है, वृद्धावस्था पेंशन योजना। और जो भी गांव के लोग हैं, सशक्त लोग हैं, समझदार लोग हैं, जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, 60 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र से बताई हुई है, तो वो प्लीज इसको पढ़ें, अपने गांव के अंदर एक उदाहरण सेट कर दें। एक ऐसा उदाहरण सेट कर दें, जो भी जवान हमारे गांव के पढ़े लिखे लड़के हैं चाहे लड़की है, इस वेबसाइट पे जाएं और अपने गांव के जिसकी वृद्धावस्था पेंशन नहीं लगी है सारी लगवा दें। एक गांव में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। हम सोचो कितना अच्छा उत्तराखंड मिलेगा कि सबके माता पिता के पास पेंशन आ रही है, बंदा आराम से बैठ के खा पी सकता है, कमा सकता है। और वो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अभी मैं मशरूम के बारे में आने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, 9,000 रुपए किलो मशरूम के बारे में अभी मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ। तो ये वृद्धावस्था पेंशन है। तो हमारे जो लोग हैं वो किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, इन्होंने पूरे नियम और सारी जानकारी दे रखी है। फॉर्म जो है यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, तो हम ये जानकारी दे सकते हैं। और इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी इन्होंने दिया है, हालांकि ये चलता नहीं है, अब शायद चल गया होगा। तो ये जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं। और ये जो वेबसाइट है समाज कल्याण विभाग की है, तो अगर आप इसके मुख्य पृष्ठ पे आएंगे, यानी होम पेज पर आएंगे, तो आपको बहुत सारी और जानकारियां इसके बारे में मिलेंगी। दाईं साइड में आप देखेंगे कार्यक्रम योजना, अनुसूचित जाति कल्याण, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांग कल्याण। इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि उनके भाई बहन रिश्तेदार जो हैं वो दिव्यांग हैं, तो उनको कल्याण कैसे हो सकता है। ये योजना के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। तो क्या आप ये बताइए, क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है कि हमारे गांव में कोई दिव्यांग है या कोई वृद्धावस्था वाले लोग हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, दादा दादी हैं, किसी के भी हैं चाहे, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है हम उनके लिए कुछ करें। तो जो मेरा सवाल मैं जो आज मैंने टॉपिक डाला वो है, दर्द हमें भी होता है। दर्द हमें होता है जब हम देख रहे हैं गांव के बच्चे जो हैं 15 साल से लेके 30 साल तक के नौजवान जो सारे बैठ के दारू पीने में व्यस्त हैं, और यहाँ पर ना किसी की वृद्धावस्था पेंशन लगी है और ना यहाँ पर कोई विकलांग को सपोर्ट मिला है गांव के लोगों से। तो गणेश बिश जी कह रहे हैं कि इसका लिंक आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए।
सर ये लिंक जो है ऑलरेडी इसी मेरे वीडियो के नीचे एक दो पोस्ट पहले आप देखेंगे, हमने वीडियो ये पूरा लिंक डाला हुआ है। बाकी जो हमारी टीम के वन यूके टीम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी वेबसाइट का ये जो लिंक है oneuk.in, इसमें जो वेबसाइट के अंदर ये लिंक मैं फिर से भेज दूंगा आपको। मैं आगे आता हूं। ये हम सब तो दर्द होता है, दुख होता है कि जब ये काम नहीं होता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का भी लिंक हमने डाला हुआ है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का भी लिंक डाला है। गौरी देवी कन्या धन अनुदान योजना, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा ये क्या चीज है। एक हमारे यहां पर एक गौरी देवी कन्या धन अनुदान योजना चलती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे रह रहे समस्त परिवारों की ऐसी बालिकाओं की जो राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड के अधीन किसी विद्यालय में इंटरमीडिएट कक्षा में छात्रा हो, वो विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यमिक शिक्षण, इससे ना एक इससे क्या होता है, जो 10वीं 12वीं क्लास में जो है, जो करंटली 12वीं क्लास में है, जो गरीबी रेखा से नीचे है या अनुसूचित जाति जनजाति SC ST वाले लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं कि वो 12वीं क्लास में जब तक हैं, ऐसा नहीं कि पास होने के बाद, जब हैं, पास होने से पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें उनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, मेरे ख्याल से अगले सीनियर हायर सेकेंडरी की उनको फीस मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, बहुत अच्छा है। देखिए ये दिखा रहा हूं आपको, अनुदान वितरण की राशि SC को इन्होंने 11 को 83 लाख रुपए दे रखे हैं, ST को 36 करोड़ 3 करोड़ 61 लाख 50 हजार रुपए दे रखे। सामान्य OBC को इन्होंने, जो गरीबी रेखा से नीचे, 50 करोड़ 39 लाख रुपए बांट रखा है। ये हम लोगों के लिए तो है, लेकिन अगर हम लोग जागरूक नहीं है तो किसके लिए है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नेता लोग, गांव के प्रधान लोग जिनको इसकी जानकारी है, जागरूक हैं, वो पैसा लेके निकल ले रहे हैं, आपके बच्चों के नाम पर ये फॉर्म भरवा देंगे, वो करवा देंगे। इस पे भी नजर रखनी बहुत जरूरी है। और जब हम लोग नजर नहीं रखते हैं, हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, तो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। आगे दिखाता हूं, उत्तराखंड छात्र कल्याण पोर्टल, ये जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पोर्टल है। ये स्कॉलरशिप है उत्तराखंड सरकार की। सरकार ने कई सारी चीजें करी हुई हैं, जो अच्छी चीज कर रखी है, लेकिन ये देते नहीं। जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर इन्होंने किसी को दिया ही नहीं कुछ पैसा, ना कोई लोन मिला। उत्तराखंड छात्र कल्याण पोर्टल, तो ये इसके बारे में आप जाएंगे, कक्षा 1 से 12वीं तक छात्रवृत्ति योजना है, स्कॉलरशिप की योजना है। लेकिन हम क्या इतने जागरूक हैं? तो इसको भी आप पढ़िएगा। मैं आगे बताता हूं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, मतदाता पहचान पत्र, इसको डालने का कारण क्यों है? ये उत्तराखंड संबंधित नहीं है, पूरे देश के लिए है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, जो भी साथी अपना वोटर ID कार्ड उत्तराखंड में बदलवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं, वो प्लीज इस लिंक पर जाके जरूर वेरीफाई करें कि उनका वोटर ID करेंटली किस ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हमारी वेबसाइट, जो साथी बाद में जुड़े फिर से बताना चाहूंगा, oneuk.in है। उत्तराखंड संबंधित जानकारी, ये जो पेज है हमारा, उत्तराखंड संबंधित जानकारी, मोबाइल से भी आप खोल सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ये सारी जानकारी मिलेगी। हम इसमें और भी लिंक ऐड करेंगे, और भी लिंक समय समय पर ऐड करेंगे। और फिर इसमें डाला राज्य निर्वाचन आयोग, ये उत्तराखंड का जो निर्वाचन आयोग है, इसकी भी जानकारी हमने डाली है। स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड, ये क्यों डाली है? क्योंकि जो लोग राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आना चाहते हैं, और हम तो कहते हैं पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में अवश्य आना चाहिए, ये उसके बारे में पूरी जानकारी है। पिछली बार कहाँ इलेक्शन हुआ था, किसको कितने वोट मिले थे, किस क्षेत्र के अंदर कितने लोग रहते हैं, क्या जनसंख्या है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इस सारी जानकारी है। तो जो साथी बाद में जुड़े, फिर से एक बार बताना चाहूंगा साथियों, हमने अपनी वेबसाइट के अंदर एक पेज बनाया है सभी उत्तराखंडियों को जागरूक करने के लिए। और जो भी उनकी डे टू डे, और भी कोई साथी अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमने इसमें नहीं डाली है, आप मुझे फोन कर सकते हैं 95 52 51 58 57 पर, 9552515857। प्लीज मुझे फोन कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप और फेसबुक पे मैसेज मत भेजिएगा, क्योंकि वो बहुत समय के बाद देखता हूं, हो सकता है मैं देखूं भी ना। तो मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज मुझे आप डायरेक्ट फोन कीजिए। अगर मैं फोन नहीं उठाता हूं तो मैं कॉल बैक आपको अवश्य करूंगा। तो ये जानकारी हमने अपने पेज पर डाली हुई है। एक हमने हमारी जो वेबसाइट है oneuk.in, इसके अंदर, हाँ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में बात चल रही थी, लेकिन एक कुमाऊनी नाम का एक फेसबुक का ग्रुप है, और हमारे मित्र हैं उसमें भट्ट जी, उन्होंने बोला कि दिनेश भाई इस तरह के आपके वेबसाइट में अगर पेज होगा, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और ये पेज मैंने बनाया। हरीश भट्ट जी उनका नाम है। तो ये पेज मैंने उनके मोटिवेशन से बनाया, और हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को इससे जानकारी मिलेगी। प्रदीप पटवाल जी कह रहे हैं oneuk की टीम से कैसे जुड़े? सर आप अपना नंबर जो है इस ग्रुप में छोड़ दीजिए, या आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मुझे फोन कर लेना 95 52 51 58 57 पर। और मैं इसके बाद जाते जाते आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर देना चाह रहा हूं। जैसे मैंने बताया,
9,000 रुपए किलो मशरूम उत्तराखंड के अंदर क्या हम उगा सकते हैं? कल रात को 9 बजे, हर शनिवार को आपको पता है हम किसी न किसी सम्मानित व्यक्ति को, एक्सपर्ट को लेके आते हैं। तो आज मैंने ये इसके ऊपर भी एक पोस्ट डाला था, सोशल मीडिया पे शेयर किया था, बहुत सारे अन्य साथियों को भी। मेरे पास कुछ फोन भी आ गए कि 9,000 रुपए किलो वाला मशरूम क्या हम उगा सकते हैं? जहां हम 100 रुपए 200 रुपए किलो वाला उगाते हैं, तो क्यों ना हम 9,000 रुपए किलो वाला मशरूम उगाए? और क्या ये संभव है? और मैं तो सुन के हिल गया था जब उन्होंने बोला 9,000 रुपए किलो कीमत है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे भी यार दिनेश भी मजाक कर रहा है, क्या फालतू बात कर रहा है। मैंने वो तब तक डालता नहीं हूं जब तक मैं खुद वेरीफाई नहीं करता। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए ये श्री पीसी जोशी जी हैं, पूर्ण चंद्र जोशी जी हैं, फरीदाबाद रहते हैं। और मैंने मुझे बताया किसी ने इनके बारे में। मैं आपको इनकी कुछ फोटो दिखा रहा हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं 9,000 रुपए किलो मशरूम की क्या बात है। एक पेड़ पर ये मशरूम उगा रहे हैं, देखिए सड़ा सा पेड़ है, इस पर मशरूम उगा रहे हैं। इनको कहीं एज एन एक्सपर्ट भी बुलाया गया था कौशल प्रशिक्षण के लिए। इन्होंने मुझे मैंने कहा, इन्होंने मुझसे जब मेरी इनसे बात हुई, मैंने कहा सर आप मशरूम के, तो हम और भी अन्य साथियों को, हमारे जो टीम से जुड़े भी हैं, उनको लेके आए हैं, आप क्या अलग चीज हमें बताएंगे? इन्होंने कहा मैं आपको उस मशरूम के बारे में बताऊंगा जिसका रेट 9,000 रुपए किलो है। मुझे पता तो था बहुत महंगा है, लेकिन ये रेट नहीं पता था। तो आप देखिए इन्होंने मुझे क्या भेजा। इन्होंने मुझे बोला शिताके मशरूम ड्राई जो है 1,200 रुपए किलोग्राम है, ओइस्टर मशरूम फ्रेश जो है 350 रुपए किलोग्राम है, और गैनाडोर्मा मशरूम 9,000 रुपए किलो है। मुझे इनकी बात पे बिल्कुल मतलब विश्वास तो था क्योंकि बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, लेकिन अपने इसको कंफर्म करने के लिए मैंने कहा चलो भगवान के बाद जो सबसे ज्यादा जानते हैं गूगल बाबा, उनसे पूछा जाए। तो मैंने डाला गैनाडोर्मा मशरूम प्राइस, मशरूम और प्राइस। आप सबके सामने डाल रहा हूं मैं, ये ऐसा नहीं कि कोई छुपाने वाली बात है कि हमने अपने मन से कुछ लिखा है। तो मैंने ये गैनाडोर्मा मशरूम प्राइस डाला, इसको क्लिक किया गूगल पे। एक सेकेंड क्लिक करता हूं और फिर आपको पता चलेगा इसका क्या रेट है। गैनाडोर्मा मशरूम प्राइस, जिसको बोलते हैं रेशी मशरूम भी बोलते हैं, 1 किलो 9,000 रुपए का। 1 किलो 9,000 रुपए ये हमें गूगल पे दिखा रहा है। तो हमें ऐसे ही इंटेलिजेंट खेती की आवश्यकता है, और हमारे यहाँ पे ये जंगल की सड़ी हुई लकड़ियों के ऊपर बड़े आसानी से हो जाता है। आप देखेंगे इसके बगल में भी मैं आपको दिखा रहे हैं कुछ ग्राम, इन्होंने जो प्रोडक्ट्स बना रखे हैं छोटे छोटे 15 ग्राम का 300 रुपए का, इस तरीके से उन्होंने बनाया। गैनाडोर्मा मशरूम जो है 9,000 रुपए किलो, ये गूगल में मैंने सर्च किया, आपको दिखा रहा है। इसकी इमेजेस हम देख लेंगे किस टाइप से होता है। तो ये इमेजेस इस टाइप से हैं गैनाडोर्मा मशरूम की, गूगल के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जो भी साथी वनयू के टीम से जुड़े हैं काफी समय से, वो इतना तो समझ गए कि हम प्रयास करते हैं लोगों को एकजुट करने का, सशक्त बनाने का। लेकिन जब कुछ लोग हमें इतने टाइम से जानने के बाद हम पर ही उंगलियां उठाते हैं, तो दुख होता है, तो बहुत दर्द होता है कि हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी से। लोग कुछ भी बोले कि ये नेता बनना चाहते हैं, हाँ भाई बिल्कुल बनना चाहते हैं, जरूरत होगी क्यों नहीं बनेंगे। जब ऐसे लोग नेता बने जो उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। अब से नहीं कर रहे, कई लंबे समय से कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। तो आज के टाइम पर अगर नेता बनने की जरूरत पड़ेगी वो भी बनेंगे। लेकिन जो लोगों की विचारधारा है एक दूसरे पर उंगली उठाने की, जलन की, और दूसरों को नीचा दिखाने की, जब ये चीजें हम देखते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। हाँ दर्द होता है, बहुत दर्द होता है अपने उत्तराखंडी लोगों की हालत देख, उन लोगों पर नहीं कि हमारे समाज की जो विचारधारा है इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे मजबूत करें, कैसे आगे बढ़ाएं। इन लोगों को हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक ऐसी क्रांति आ जाए, वैचारिक क्रांति आ जाए कि नहीं, मुझे तो अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, लोगों को आगे ही लेके जाना पड़ेगा। तो 9,000 रुपए किलो मशरूम कैसे उगाएं, उसके लिए हम पायलट प्रोजेक्ट बनाने के चक्कर में हैं। पीसी जोशी जी जो हैं वो कल लाइव आएंगे। आपके जो भी प्रश्न है रात को 9 बजे वनयू के ग्रुप हमारा है, आप उसमें अवश्य जुड़िएगा। राजेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं मेरा नंबर नहीं लग रहा। राजेंद्र भाई क्षमा चाहूंगा, अभी तो मैं लाइव आ रखा हूँ, शायद मैंने म्यूट भी कर रखा है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं देख लूंगा। तो कल रात को 9 बजे आप अवश्य जुड़िएगा। और ऐसी कोई चीज अगर हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि एकदम उगी जाएगा, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है एक छोटा सा, कुछ कम पैसों के अंदर एक छोटी जगह पे हम इसका स्टार्ट करके देखना चाहते हैं। और हम ये देखना चाहते हैं हमें खरीदार पहले चाहिए
कि हम उगा तो देंगे लेकिन बेचेंगे कहाँ पे, मार्केट की सबसे बड़ी समस्या रहती है। हम कई बार पहले भी बता चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो भी लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, वो चीज उगाने का बनाने का मत सोचिए, पहले उसकी मार्केट की बात कीजिए, सेल्स की बात कीजिए। पहले मार्केट में रिसर्च करके आइए, भाई मैं ये अगर उगाता हूँ या मैं ये चीज प्रोड्यूस करता हूँ तो क्या आप इसको खरीदोगे, वो मार्केट कहाँ कहाँ पर है, लोगों से पता करिए जाइए मार्केट में किस चीज की डिमांड है। मार्केट में डिमांड है प्रोडक्ट बी की, और आप प्रोडक्ट बी की जगह प्रोडक्ट सी बना रहे हैं। तो ये सोच के चलना पड़ेगा। मार्केट में डिमांड है आज के टाइम पे देसी मुर्गे की, और आप विदेशी मुर्गा बेच रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। मार्केट के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। पैसा बाद में लगाइए, पैसा पहले लगाने की कोई जल्दी मत कीजिए, बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम भी एक पायलट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। जो भी साथी मशरूम के इस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं, कल प्लीज हमारे लाइव में जुड़िएगा, और उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से, प्लान तरीके से, बहुत कम पैसे के अंदर कुछ लोग मिलके इसको शुरू करेंगे। अगर सब कुछ ठीक लगता है प्लान के अकॉर्डिंग, हम उसको अपनी रिसर्च करेंगे, सब कुछ ठीक लगेगा तो इसको आगे बढ़ाएंगे। और अगर हमें खरीदार ठीक ठाक तरीके से मिल जाते हैं इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसको हम धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड के अंदर हम शुरू करना चाहेंगे। सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। सरकार को हमने मशरूम के लिए प्रपोजल भी भेजा था। जिन साथियों को नहीं पता है, मैं उनको बताना चाहूंगा, हमने सरकार को एक बहुत अच्छा प्रपोजल भेजा था कि आप प्लीज क्यों ना इस चीज में सहायता कीजिए उत्तराखंडी लोगों की, लेकिन उन्होंने कोई सहायता नहीं करी। और मैं आपको प्रपोजल दिखाना भी चाहूंगा, ये जो हमने उत्तराखंड सरकार को प्रपोजल भेजा था। अब क्या करें, हमारी सरकार, क्या बोले, हमारी सरकार ने क्या किया उत्तराखंडियों के साथ आपको पता ही है। जो कोरोना संकट के टाइम पर हमारे भाई लोग कितने परेशान हुए, आप भी जानते होंगे, लेकिन वो भूल गए हैं। जो अपने दर्द को भूल जाता है आज के, क्योंकि वो आज खुश है, तो ये देखकर भी हमें बहुत दर्द होता है। ये देखिए सरकार को हमने क्या प्रपोजल दिया था, उसके अंदर मशरूम पहले से ही था। ये दिखाना चाहूंगा आपको। ये हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया था, प्रपोजल टू गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड फॉर सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट एंड टू इरेडिकेट माइग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इश्यूज इन उत्तराखंड। तो हमने ये पूरी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई थी उत्तराखंड सरकार का, और यहाँ पे हमारा लोगो है। तो ये सारी चीज हमने सरकार ये दिखाई थी। जिसको ये चाहिए होगा प्रपोजल मुझसे मांग सकते हैं, हमने पहले भी सोशल मीडिया पे शेयर किया है। उत्तराखंड के बारे में बताया, इनका पैसा कहाँ से आता है, ये सरकार की वेबसाइट से बजट लिया गया, रुपया आता है रुपया जाता है, इसके लिंक भी दे रखा है पूरा। ऐसा नहीं कि हमने अपने मन से कुछ बनाया है, ये सब सरकार के डेटा है। ये उत्तराखंड सरकार की चीफ डेवलपमेंट ऑफिस की देहरादून की वेबसाइट से लिया गया है। ये सारा डेटा इनका है, हमारा डेटा नहीं है, सरकार बता रही है। आप ये देखिए, सरकार बता रही है स्टेट वाइज मेन रीजन फॉर माइग्रेशन फ्रॉम ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से पलायन के कारण 50% आजीविका रोजगार की समस्या की वजह से, 50%, 8% चिकित्सा की सुविधा की वजह से, 15% शिक्षा सुविधा की वजह से, और परिवार सगे संबंधी की देखा देखी भी करीब 2.5% पलायन हुआ है। आप सोचिए, जंगली जानवरों की वजह से 5%। लेकिन अगर ये तीन चीज देखेंगे आप, रोजगार की वजह से 50% पलायन, 15% शिक्षा की वजह से, और करीब 9% जो है वो हमारा स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की वजह से। तो आप देख रहे हैं कि ये 50-60 पैसे, करीब 80% पलायन तो ऐसे ही हो गया। सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर हमने पूरी जानकारी दी हुई है आपको कि कितने जो है हमारी फैमिलीज हैं उत्तराखंड के अंदर। टोटल 20,55,400 परिवार हैं। तो हमने इश्यूज भी बताए सरकार को, क्या है, बेरोजगारी है, करप्शन है, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, और लॉ जो है वो उत्तराखंड के फेवर वाले नहीं है। फिर हमने सरकार को प्रपोजल दिया, हमने बताया कि भाई आप पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, ये जो है ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो 10.5 लाख की जनसंख्या है, उसके लिए आप कैसे काम कर सकते हैं। तो हमने उनको सबसे पहला ही हमारा ऑप्शन था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लान 1, मशरूम एज एन इंडस्ट्री। मशरूम को एज एन इंडस्ट्री हम उत्तराखंड के अंदर लेके आ सकते हैं। तो हमने उनको बहुत बड़ा प्रपोजल दिया था, बहुत अच्छे कम शब्दों के अंदर बहुत अच्छी चीज दिखाई थी। और हमारी जो मांग है 1 फैमिली 1 जॉब, हमने बोला कि फार्मर्स को 1 फैमिली 1 जॉब स्कीम इसी के अंडर में हम दे सकते हैं। दूसरा हमने प्रपोजल दिया था कि मिनरल वाटर बोटलिंग प्लांट, हमारे जितने भी पहाड़ी जिले हैं वहां पर मिनरल वाटर सारी जगह निकलता है, उस जगह को अच्छा सा बना के मिनरल वाटर का बॉटलिंग प्लांट का काम कर सकते हैं। तीसरा हमने प्रपोजल दिया था केबल कार एंड टूरिज्म, जो भी हमारे होटल लाइन के भाई हैं, टूरिज्म वाले लाइन के भाई हैं, उनके लिए हमने बताया था कि किस तरीके से हम ये जो केबल कार्स बोलते हैं इनको, या रोपवे बोलते हैं, केबल कार्स का यूज करके बहुत कम समय के अंदर, जो रोड में इतना टाइम लगता है उससे कम समय के अंदर यहाँ पर रोपवे लगा सकते हैं, कम खर्चे के अंदर। जितने खर्चे में रोड बनती है उससे कम खर्चे के अंदर हमारा ये केबल कार का काम हो जाता है। कई लोगों को नौकरी मिलती है, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी फेमस स्टेट्स हैं, राज्य, हमारे प्लेसेस हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे हो गया रानीखेत हो गया,
अपना नैनीताल हो गया, बहुत सारी अन्य जगह हैं जो वहां से टॉप टू टॉप हम इसको कर सकते हैं, सारे मंदिरों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इनको एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया था। एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो दवाई वाले पौधे होते हैं और जो जिनसे खुशबू वाले होते हैं, सेंट वेंट के लिए यूज होते हैं। बाबा रामदेव 40,000 करोड़ रुपया एक साल उत्तराखंड इन चीजों से कमा रहे हैं। उत्तराखंड में 80% उनका काम है, 40,000 करोड़ रुपया एक साल के अंदर। हमारा तो उत्तराखंड बहुत अमीर राज्य है, ये तो उत्तराखंड सरकार ने इस तरह से बना दिया, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रही। अब तो भाजपा की, तो भाजपा गवर्नमेंट के लिए ही बोलेंगे कि बड़ा बोलते थे शराबबंदी कर देंगे। आप इनका मैनिफेस्टो, एक बार मैं मैनिफेस्टो को भी लेके आने वाला हूं, मैं कंपेयर करूंगा कांग्रेस क्या था, भाजपा क्या क्या था। बाकी तो किसी और पार्टी इनके आगे टिकी नहीं है कोई भी। तो मैं वो कंपेयर करके आप लोगों के सामने फिर से आऊंगा कि इन नेताओं ने क्या वादे किए थे। और आज हम केवल इसलिए बिक जाते हैं, या इसलिए इन नेताओं के चक्कर में आ जाते हैं कि किसी ना किसी के रिलेशनशिप में आता है और ये हमारा कुछ काम करेगा, हमारे गांव का भला करेगा, हमारे लोगों का, हमारे रिश्तेदारों का भला करेगा, या मेरा भला करेगा। वो भला कभी हो नहीं पाया। और जब भला नहीं हो पाता, हमारे लोग आज के टाइम पर जब इधर उधर दर दर की ठोकरें खाते हैं, कभी हमारी संस्था से, कभी अन्य संस्था से, कभी अपने रिश्तेदारों से, कभी कोई जो अच्छे पद पर बैठे उनके आगे हाथ फैलाते हैं, उनको बोलते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमारी मदद कर दो, हमें ये परेशानी है। तो ये देख के हमें दुख होता है। हम नहीं चाहते हमारा कोई भी उत्तराखंडी किसी भी नेता अधिकारी के आगे गिड़गिड़ाए, वो खुद इतना सशक्त हो कि उसको किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा उद्देश्य है, उत्तराखंडियों को एकजुट करना। तो ये प्रपोजल हमने दिया था। जब बाबा रामदेव 40,000 करोड़ का बिजनेस कर सकता है एक साल के अंदर, आप देख लेना गूगल में। तो ये करप्शन मिटाने के लिए भी हमने बताया था प्रपोजल, इसके बारे में बाद में कभी बताऊंगा आपको। तो हम लोग भी ये बदलाव उत्तराखंड में लेके आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में बदलाव हो, लेकिन क्या आप तैयार हैं उसके लिए? जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये एक पागलपन चाहिए इसके लिए, एक अलग तरह का पागलपन चाहिए। नहीं, ये मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। और जो लोग सोचते हैं कि जागरूकता नहीं आती है, ये सोशल मीडिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी जागरूकता लाने का प्रयास किया है। जो भी आप सब लोग जानते हैं, जो जुड़े हैं, उनको पता है कि हम लगातार प्रयास करते हैं किसी ना किसी तरीके से हमारे लोग आगे जाए। अगर हमारे उत्तराखंड के अंदर एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है, तो इसमें ना आपका ना मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, लेकिन पूरे उत्तराखंड के लोगों का बेनिफिट हो जाएगा। और पिछली बार मैं जब लाइव आया था, मैंने ये भी बताया था, एक बहुत बड़े नेता से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा जो आपकी मांग है, एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, ये काम कभी उत्तराखंड में कोई भी सरकार नहीं करेगी। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बोला क्योंकि इसमें उन नेताओं का, उन अधिकारियों का कोई फायदा नहीं है, इसमें फायदा जनता का है। तो जनता के फायदे वाले काम बाद में होते हैं, पहले ये देखा जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए जिससे नेताओं का, हमारा और हमारे जो गुर्गे हैं उनका फायदा हो। तो आज हमें डिसाइड करना है कि हमें उत्तराखंड के अंदर किस तरह के लोग चाहिए, हमें कैसी सरकार चाहिए, हम किन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, हम कैसा काम कर सकते हैं। हटाओ ये बीजेपी को हटाओ, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है हमें। अगर ये एक परिवार से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी लेके आती है तो हम इनके साथ खड़े हैं। हमने ये भी बोला है। हम पर निवेदन करते करते हमें 2 साल हो गए। 2 साल से हम हाथ जोड़ रहे हैं, कभी किसी नेताओं से मिल रहे हैं, किसी मंत्री से मिल रहे हैं, कभी यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अब समय तो विरोध का आ गया, इलेक्शन आने वाले हैं। इन्होंने हमारा ये हाल किया है, जब इन पार्टियों ने ये हाल किया है, तो हमें भी इनका कुछ ऐसा हाल करना पड़ेगा कि ये दोबारा उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता की भावनाओं से खेले ना, और जो जनता को चाहिए वो मिले। ऐसा नहीं जो इन नेताओं को चाहिए, इनके चमचों को चाहिए। तो मैं कुछ लोगों के सवाल लेना चाहूंगा। गोविंद अधिकारी जी करें। सर, गवर्नमेंट तो यहाँ केवल अपने लोगों को पन पाने और अपनी निजी जरूरत को पूरा करने की। जी बिल्कुल सही बात है सर, ये सबका काम है। उत्तराखंड के अंदर आप देखिए ना, अधिकतर जो पॉलिसी बनी है, अभी जो 3 दिन का इनका 21 से 23 दिसंबर जो विधानसभा के अंदर सेशन चला है, उसके अंदर किस तरह के प्रस्ताव पास हुए हैं आप देखेंगे। पहाड़ों के लिए कोई प्रस्ताव, इक्का दुक्का जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें भी हमारा नुकसान है, जैसे भूमि कानून को लेके हुआ है। और उसके अलावा जो प्रस्ताव पास हुए सारे के सारे हरिद्वार उधम सिंह नगर के लिए पास हुए। ये हमारे लोगों का हाल है। और उत्तराखंड, और कौन कहता है कि इन लोगों के अंदर दिल है, दया है, दर्द है? ये कौन से नेता है? हम किन नेताओं की हम बात कर रहे हैं? हमारे गाँव के अंदर एक औरत, गाँव के मतलब हमारे उत्तराखंड के अंदर एक औरत बच्चा पैदा करते करते पहाड़ से आते आते मर जाती है, रोड तक नहीं पहुंच पाती, बच्चा मर जाता है। इन नेताओं के अंदर भावना है? इसमें तो कत्लेआम हो जाता अगर ये किसी और देश के अंदर होता। तो हम बहुत लीगल तरीके से काम करने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कोई लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलने में आज हमारे जब उत्तराखंड के लोग सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल पाते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। मैं यही कह रहा हूं कि बहुत दर्द होता है, आज हम नहीं बोल पाते। क्या कारण है ऐसे? क्या हो गया?
किसी विधायक ने आपको पैसा दिया, मुझे तो पता है ये विधायक क्या करते हैं, अपने गुर्गे सेट करके रखते हैं, भाई चल तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर गांव में उनका एक एक बंदा, उसको थोड़े थोड़े पैसे समय समय पर मिलते रहते हैं, उसका काम होता रहता है, वो सारे लोगों को भड़काते रहता है, बहलाता फुसलाता रहता है, ये सबको पता है। आज अपने गिरेबान पे झांकने की जरूरत है, हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, जो हम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। देवभूमि के हम लोग हैं, किस बात की देवभूमि, किस बात की देवभूमि रह गई जहां हम एक दूसरे से इतना जलन रखते हैं। देवताओं वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही वहां पे, तो काम सारा राक्षसों वाला हो रहा है। सारे नेता राक्षस बन के उत्तराखंड को खा रहे हैं, उत्तराखंड की जनता को बर्बाद करके रखा हुआ है। कौन बदलेगा? एक बार अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, और जो ताकत दिखाना चाहता है, जो जुड़ना चाहता है, मिलके काम करना चाहता है, वनयू की टीम के साथ जुड़े। हम दिखाएंगे इनको अपनी ताकत सही समय आने पर। और जो भी लोग बोलते हैं यार आप राजनीति कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, हम कुछ भी, जो मोदी जी कर रहे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं, जो राहुल गांधी कर रहा है वो भी राजनीति, और जो योगी कर रहे हैं वो भी राजनीति करके ही उस पद पर पहुंचे हैं, तब जाके वो लोगों का भला कर पा रहे हैं। तो प्लीज इन भावनाओं से ऊपर निकलिए, कुछ आगे सोचिए। और अगर आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के भक्त हैं, आप भक्त हैं या नहीं है, या मानते हैं या जानते हैं, आप समझिए कि परिवर्तन जो योगी आज के टाइम पे जो पूरे हिंदुस्तान के जो परिवर्तन सबसे बड़ा लेके आ रहा है वो योगी जी हैं। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन योगी जी भी मुख्यमंत्री नहीं होते तो वो ये काम नहीं कर पाते, और मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा। आज के टाइम पर हम चाहते हैं, चाहे आप हार जाएं, आप कोई पैसा ना लगाएं, लेकिन 70 विधानसभा से एक एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, निर्दलीय खड़ा हो जाए, और अपनी मांगों को लेके, भाई अगर मैं विधायक बनूंगा तो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दूंगा, और ये मुद्दा मैं उठाऊंगा विधानसभा के अंदर। हर व्यक्ति ऐसा बोलने लग जाए, जागरूकता आ गई लोगों के अंदर। क्योंकि अब की बार आपने पूरी मेहनत करी, आप किसी को मत खिलाइए, कोई दारू पैसा कुछ नहीं कर। क्यों? क्योंकि जिस तरह से भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फोड़ा था, केवल ये दिखाने के लिए, ये लोगों को जगाने के लिए, इसी तरीके से हर विधानसभा के अंदर एक बम फूट जाए कि भैया यहां से तो मैं निर्दलीय खड़ा होऊंगा, मैं किसी को कुछ ना खिलाऊंगा ना पिलाऊंगा, लेकिन अगर विधायक बनता हूं तुम्हारी ये 10 मांगे मैं पूरी कर दूंगा, हर परिवार से व्यक्ति को नौकरी मैं दिलवा सकता हूं। ये हो सकता है, बहुत आसान है, 5 करोड़ रुपए साल का बजट मिलता है, बहुत पैसा है। और मशरूम की खेती है, बिस्लरी का प्लांट है, इसके अलावा लकड़ी के कारखाने हमने हमारे पहाड़ों के अंदर लगे ही नहीं है। जिस दिन लग जाएंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन करेगा कौन? आज के टाइम पर जो लोग, जब लोग खड़े होते हैं इलेक्शन के अंदर और फिर दूसरी पार्टियों से पैसा लेके बैठ जाते हैं, तो दुख होता है, बहुत दुख होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जुड़ने के लिए। जाते जाते एक बात बोलूंगा सभी नेता, सभी लोगों को, और दिल से कहना चाहूंगा कि या तो मैं फरियाद करूं या फिर जरूरत है जंग की, सोचता हूं कैसे बदलूं तस्वीर उत्तराखंड की। साथ दोगे, जितने ज्यादा लोग साथ देंगे उतना जल्दी बदलेगी। अकेले तो कर ही रहे हैं, टीम के कुछ साथी मिलकर कर रहे हैं। मैं कई बार बोलता हूं अकेला चलूंगा शायद 20 साल लग जाए, कुछ लोग साथ में चलेंगे, 100 लोग साथ में चलेंगे शायद 15 साल लग जाए, 1000 चलेंगे शायद 10 साल लग जाए, 10,000 चलेंगे शायद 5 साल लग जाए, और जहां पे 10 लाख लोग साथ में जुड़ गए शायद अगले साल ही काम हो जाए। इसी साल 22 की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद इसी साल काम हो जाए। तो एकजुट अगर होना चाहते हैं, हमारे फेसबुक के सारे पेज को, मेरे पेज को, हमारे ग्रुप के पेज को, वनयू की टीम को